जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी दूसरा अध्याय, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। हम आपको बता दें कि इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 30 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को हम बारी बारी से करेंगे और समझते हुए भी करेंगे। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक अवतल लेंस है, तो कोई भी लेंस हो, यहाँ पर लेंस का मुख्य फोकस यानी फोकस बिंदु पूछा जा रहा है, तो इधर भी इसका फोकस हो सकता है तो इधर भी, यानी इसका दोनों बगल फोकस होगा, तो इसका कितना फोकस होगा मुख्य फोकस, तो इसका 2 होगा, यानी एक का आंसर 2 हो जाएगा, यानी एक का आंसर ए नंबर। आंसर सबका लिखते जाएंगे तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है यानी बी नंबर है 2 और सी नंबर है 3 और डी नंबर है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2, और प्रकाश के परावर्तन के भी नियम 2 ही हैं, इसलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, 2 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और सी नंबर है अवतल लेंस और उत्तल लेंस यानी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लेंस होता है अपसारी लेंस, वो अवतल लेंस को कहा जाता है, क्योंकि अपसारी में यानी अवतल लेंस में एक जगह किरण एकत्रित नहीं होता है, ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो ये दर्पण में उल्टा होता है, यानी दर्पण में अभिसारी दर्पण होता है अवतल दर्पण और अपसारी दर्पण होता है उत्तल दर्पण, लेकिन यहाँ पर लेंस पूछा गया है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अवतल लेंस हो जाएगा, यानी 3 का आंसर ए हो जाएगा, 3 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस और तीसरा ऑप्शन है बाई फोकल लेंस और चौथा ऑप्शन है नोड, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या पूछा गया है, सिर्फ काल्पनिक, यानी अगर काल्पनिक पूछता तो उत्तल लेंस में भी बनता है और अवतल लेंस में, लेकिन सिर्फ काल्पनिक पूछा गया है तो इसलिए इसका यानी आंसर हो जाएगा सिर्फ अवतल लेंस, यानी 4 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो पहला ऑप्शन है साइन आर बाय साइन आई, दूसरा ऑप्शन है साइन आई बाय साइन आर, तीसरा ऑप्शन है साइन आई इंटू साइन आर और चौथा ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो यानी प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है, यानी तो इसका नियम क्या होता है, अपवर्तन 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 कोण और जो होता है यहाँ पर तन कोण और जो अपवर्तन कोण होता है उसका अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। तो उसको किससे सूचित किया जाता है, साइन आई बाय साइन आर से, इसलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो दर्पण में आवर्धन का मान यानी जो आवर्धन का सूत्र होता है उसे माइनस वी बाई यू होता है, लेकिन लेंस में ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यानी 6 का आंसर हो जाएगा, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, यानी यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है, यानी एफ दिया गया है 1 मीटर और पूछा गया है 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता होती है। तो यानी लेंस की क्षमता क्या होता है, यानी P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो f का मान कितना है 1, तो 1/1 कितना होता है, 1 ही हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी f का मान 1 है, 1/1 इक्वल टू कितना होता है 1, 1d, यानी
डाईऑक्टर इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। तो ये यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 का आंसर बी लेते हैं, 7 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। पहला ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, तो लेंस में पहले नंबर तो ये समान मोटाई का होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा, तो ये उत्तल उत्तल लेंस में होता है, क्योंकि उत्तल लेंस में बीच बीच का भाग, जैसे यहाँ पर हमने शुरू में ही बनाया था, बीच का भाग क्या होता है, धंसा, और किनारों का भाग क्या होता है, फैला हुआ यानी मोटा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ, क्योंकि जो उत्तल उत्तल लेंस होता है वो किनारों किनारों में पतला होता है, और जो बीच में होता है वो मोटा होता है, क्योंकि उत्तल लेंस इस आकार का होता है। तो यहाँ पर जो साइड है यहाँ पर धीरे धीरे घटते जा रहा है, और बीच में यहाँ पर कितना है, मोटा है, तो इसलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 8 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जल, और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। तो यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं, यानी 9 का आंसर हो जाएगा बी। 9 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। इसका पहला ऑप्शन है यानी ए नंबर है प्रकाश का परावर्तन, बी नंबर है प्रकाश का अपवर्तन, सी नंबर है वर्ण विक्षेपण, और डी नंबर है नोड, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यानी जो पानी में भरी हुई बाल्टीन रहता है वो कम गहराई यानी ऊपर हुआ मालूम पड़ता है, वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। ऊपर में था किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है किताब, दूसरा ऑप्शन है मोबाइल, और तीसरा ऑप्शन है कांच, तो ये कांच ही हो जाएगा, यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस, जो बिंब यानी जो वस्तु होता है उसे बिंब भी कहा जाता है, फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, इसके फोकस दूरी जो ये है और ये जो लेंस है इसके बीच में रखा जाता है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका एक उत्तल लेंस में एक ही ऐसा केस होता है जो यहाँ पर रखने पर इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, और दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है यानी सी नंबर वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 12 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी जब उत्तल लेंस, जैसे ये उत्तल लेंस है, इसका यानी वक्रता केंद्र यानी 2f पर जब वस्तु रखा जाएगा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर यानी 2f पर ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा, 2f पर ही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किसका किया जाता है, तो उत्तल लेंस का, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक, तो यानी केवल काल्पनिक सिर्फ अवतल लेंस में ही केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 का आंसर ए।
उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16 का आंसर ए। 17 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। यानी जो लेंस का क्षमता होता है उसको व्यक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है फोकस दूरी के द्वारा। ये नहीं हो सकता क्योंकि लेंस का क्षमता वो फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम, यानी उसका आधा होता है। दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी के दुगुना द्वारा। ये भी नहीं हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है फोकस दूरी के 3 गुना द्वारा। ये भी नहीं हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। हाँ, यानी उसका उल्टा, यानी उसका हाफ होता है। तो हाफ नहीं, यानी उसका उल्टा। जैसे ये P होता है तो ये 1/f इक्वल टू होता है। और ये भी लेंस का क्षमता का सूत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी 17 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित यानी बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। यानी उत्तल लेंस में ऐसा एक ही केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो क्या है? जब यानी वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहता है तभी उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 का आंसर सी। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, यानी शून्य में। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 19 का आंसर भी सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण अवतल एवं उत्तल दोनों में होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल अवतल में, ये गलत हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन है केवल उत्तल में, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों लेंसों में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? 1/f के बराबर, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जो 1/f है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑक्टर होता है। तो यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 22 का आंसर भी डी ही होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कांच की समतल पट्टी, ये नहीं हो सकता है। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद उत्तल लेंस, हाँ उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह होती है अविलंब से दूर मुड़ जाती है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है सीधा निकल जाती है। सी नंबर ऑप्शन है अविलंब की दिशा में जाती है। और चौथा ऑप्शन है अविलंब की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी जहाँ में तेज चलती है उससे, यानी सघन माध्यम जिसमें प्रकाश स्लो चलती है, जब उस माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागता। यानी 24 का आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का अपवर्तन का यहाँ पर परिभाषा दे दिया गया। यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, 20 सेमी मतलब सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पर क्या दिया गया है? यानी एफ फोकस दूरी दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए इसको किससे भाग देंगे? 100 से भाग कर देंगे। तो इसको 100 से भाग करेंगे तो ये शून्य कट जाएगा। उसके बाद 2 से 10 5 बार में कट जाएगा तो 1/5 आएगा। तो यहाँ पर कितना पूछा गया है? फोकस दूरी कितना है? 1/5। तो हमको क्या निकलना है? उत्तल लेंस की क्षमता। तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। और f का मान कितना दिया गया है? 1/5। तो ऊपर भी है
तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा +5, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 का आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, लेंस सूत्र होता है, यानी लेंस का क्या सूत्र होता है, तो 1/v +1/u =1/f। तो ये दर्पण का सूत्र होता है। उसके बाद बी नंबर प्रश्न है, 1/v -1/u =1/f। तो यही लेंस का सूत्र होता है, 1/v -1/u =1/f। तो यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, sin i बाय sin r इक्वल टू, मतलब क्या होता है, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये नियतांक के बराबर होता है। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 का आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 29 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, यानी 30 का आंसर ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 1 से लेकर 30 का आंसर, लास्ट प्रश्न 30 नंबर तक ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। आपका 1 से लेकर 30 तक में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, तो इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।